जी, अस्सलाम वालेकुम एंड जी वर्दा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप सुन सकते हैं मुझे? वर्दा, सिमरा, ठीक है? हम लोग फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके डिफरेंट नेचर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किए, जैसे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बात होती है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट आ जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एनजीओज आ जाती है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में इनका रोल कैसे है। आफ्टर completing this lecture, participant will be able to define organization, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। एक्सप्लेन मीनिंग एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, आप मीनिंग और उनकी नेचर जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। एंड देन डिस्क्राइब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसके बाद आप क्या करोगे कि एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे। आगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर अंडर ए डिफाइंड स्ट्रक्चर टू अचीव ए प्री डिटरमिन्ड आउटकम, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का इकट्ठ या झुंड या हजूम जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाती है जो कि वर्किंग टुगेदर, जो कि इकट्ठे काम कर रहे होते हैं अंडर ए डिफाइंड स्ट्रक्चर में टू अचीव ए प्री डिटरमिन्ड आउटकम, उन आउटकम को गेन करने के लिए किसमें आ जाता है? वो आ जाता है आपके उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर शालामार नर्सिंग कॉलेज है, शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, शालामार अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं कि ये डिफरेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने अपने डिसिप्लिन के लोग इकट्ठे होकर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उस डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब उनकी पॉलिसीज, उनके रूल एंड रेगुलेशन, वो सारा कुछ डिफाइंड है, प्री डिटरमिन्ड है, और उन आउटकम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। Meaning of organizational behavior. Organizational behavior is convenient shorthand that refers to the numerous interrelated influences on and patterns of behavior of people within the organization. अब हमें जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है। हाँ जी, होपफुली आपको इंटरप्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लोगों से मिलकर बनती है, उसमें पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो क्या होता है कि बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर नहीं होता, वो उन ह्यूमंस का बिहेवियर होता है जो कि उसके बिल्ट इन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं इंटर रिलेटेड पैटर्न को, बिहेवियर को, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की, और उसको एक मीनिंगफुल जो है वो पर्पस देते हैं, और उस मीनिंगफुल पर्पस की बेस पे जो है हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आगे आ जाता है द बिहेवियर ऑफ द पीपल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसमें लोगों का बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो लोगों की बेस पे बनती है। सो बिहेवियर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है इन विच द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है, जिसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर आप क्या करते हो कि मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है और एंड अप होता है, उसका जो भी पर्पस होता है, उसकी जो भी इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स होते हैं उन
सबको देखा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। उसके बाद क्या आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस यानी कि एक सेट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज, एसओपीज, जो कुछ भी जो है वो बना दिया जाता है। और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क यानी कि स्टार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, या वेविंग ऑफ द वर्क, और फिर उसका काम, उस पर काम भी दिया जाता है। इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट। और हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हम इंटरेक्शन करवाते हैं उसका, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका पार्ट होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स की अगर बात करें तो उसमें बिहेवियर ऑफ द पीपल आ जाता है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, बिहेवियर की बात हो रही है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब बाहर के लोग, अपनी अंदर वार्ड के लोग, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है, वो किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो कि ओवरऑल सारे एम्प्लॉय के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। अब प्रोसेस और लोगों से काम लेना, ठीक है, अपने काम को वेव करवाना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो किस में आ जाता है, एग्जीक्यूशन में आ जाता है। एंड देन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल जितना भी वर्क है उसका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस तो होता ही होगा। फिर इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस आ जाती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट और उसकी इफेक्टिवनेस, इसकी बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं अ कन्वीनियंट फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, एक कन्वीनियंट फ्रेमवर्क है एनालिसिस का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होती है इज एन अप्लाइड बिहेवियर साइंस दैट इज बिल्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस from a number of behavior disciplines such as psychology, sociology, social psychology, anthropology and economics, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ जाता है जो कि अप्लाइड बिहेवियर साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेस क्या है? बिहेवियरल साइंसेस यही है कि जिसमें अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेस यानी कि जिसके अंदर हम इसकी थ्रू आउट स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं, नंबर ऑफ बिहेवियरल डिसिप्लिन, यानी कि यही बात मैंने आपको की, जैसे मैंने आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी कि उसमें आपका एसएनसी आ जाता है, आपका शालीमार ये मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आ जाता है, आपका एलाइड कॉलेज आ जाता है। तो इन सब के जो ह्यूमंस हैं, इन सब में इन्वॉल्व जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो एक ओवरऑल बिहेवियर है उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उन सब के बिहेवियर को हम एक एक्यूमुलेटिव फॉर्म के अंदर उसको देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसने डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात की जिसमें साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट आपके पास है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर which tries to identify the characteristics of the individual and provides an understanding why an individual behave in a particular way, ठीक है। साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं डिफरेंट लोगों की, कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। वाई एन इंडिविजुअल बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे में वो किस तरह से बिहेव करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर वो किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर कोई प्रेशर वाला या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर वो किस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इनका मतलब ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस होता है वो आप इसके ऊपर असरअंदाज होते हुए देखते हो। साइकोलॉजी है भी यही कि मतलब ओवरऑल लोगों का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स डिफरेंट वैल्यू, बिलीव, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो साइकोलॉजी में आ जाता है। आगे आ जाता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर। इसमें आप बेसिकली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। वो अगर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी डेली बेसिस की डीलिंग क्या है, तो ये इट्स ऑल बेस्ड अपॉन सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज, और सोसाइटीज इसका पार्ट होती है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर। और आप क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो इन सोशल ऑर्डर्स की। मेन अटेंशन जो होती है इज ऑन सोशल सिस्टम, वो सोशल सिस्टम के ऊपर होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सोशल साइकोलॉजी। कहते हैं सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल सिचुएशन। सोशल साइकोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सिचुएशन। This essentially addresses the problem of understanding the typical behavioral pattern to be expected from an individual when
ही टेक्स पार्ट इन ए ग्रुप, ठीक है। मतलब सोशल साइकोलॉजी में क्या है कि उसका सोशल पार्ट भी और उसका साइकोलॉजी वाला पार्ट भी जब आपस में कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है, तो वो एक सोशल साइकोलॉजी बन जाती है। यानी कि इंसान अपनी ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंग किस तरह से सोसाइटी के अंदर बिहेव करता है, किस तरह से अपने जैसे दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका एटीट्यूड उसकी तरफ क्या है, उसका बिहेवियर उसकी तरफ क्या है, दिस इज कॉल्ड और दिस इज फॉल इन सोशल साइकोलॉजी। ये सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ फॉल करती है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होती है हमारे पास इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एज ए होल। मतलब मैनकाइंड क्या है, पूरी की पूरी इंसानियत। जब हम किसी पूरी की पूरी इंसानियत की बात करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी एज ए होल करते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ जाती है, ठीक है। The main focus of the attention is on the culture, system, belief, custom, ideas, values within the group or the society and comparison of behavior among different cultures. जब बात ऊपर की गई ना इसकी क्या कहते हैं साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल, तो मैं ऊपर कल्चर की बात आपको बताने लगी थी, लेकिन वो नीचे फर्दर उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दी। देखिए मेरी बात सुने, मैनकाइंड में पूरी इंसानियत आ जाती है, ठीक है। उसमें हर तरह का मज़हब आ जाता है, हर तरह का आपका जो है वो एथनिक ग्रुप आ जाता है, हर तरह का आपका जो है वो कल्चर आ जाता है, हर तरह का वैल्यू बिलीव्स आ जाता है। तो हर बंदा जो होता है वो हैव अ डिफरेंट वैल्यू बिलीफ, हैव अ डिफरेंट कस्टम्स, हैव अ डिफरेंट वैल्यूज, हैव अ डिफरेंट कल्चरल बेसिस। सो इनके ऊपर बेस करते हुए आप क्या करते हो कि जब आप मैनकाइंड को एज ए होल करते हो, ह्यूमन बिहेवियर की जब आप बात करते हो, तो आप एज ए होल देखते हो एज ए। और फिर क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को, डिफरेंट सोसाइटी के लोगों को, डिफरेंट आप ये कह लें कि रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लोगों को, डिफरेंट बिलीफ के लोगों को आप क्या करते हो कि कंपैरिजन करते हो, उनका आपस में म्यूचुअल कंपैरिजन करते हो। म्यूचुअल कंपैरिजन से पता चलता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी हम तभी करते हैं जब दो लोगों का आपस में मुआवजा कार्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इकोनॉमिक्स। An organization to survive and sustain must be aware of the economic viability of their effort. This applies even to non-profit and voluntary organization as well. अच्छा, छोटे बच्चों का कभी आपने देखा होगा कि दे पीपल नो कि एटीएम इज अ सोर्स ऑफ मनी, बट दे डोंट गेट नो हाउ टू मनी कम्स इन द एटीएम, ठीक है। मतलब उनको इतना पता है कि एटीएम मनी है, बट दे डोंट नो कि उस एटीएम के अंदर कैसे पैसे आते हैं। सो इकोनॉमिक्स से समझाने से मुझे ये मुराद ये था कि हम लोग यहाँ बैठे हुए बाहर एज ए एम्प्लॉय, एज ए स्टूडेंट, एज ए कह लें कि विजिटर, हम लोग को पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वट एवर वो नॉन प्रॉफिट है, वट एवर वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट वी डोंट नो कि हाउ देयर फाइनेंशियल मैटर्स सेटल्ड, ठीक है, किस तरह से वो सेटल्ड है। सही है। आप क्या करते हो कि मैनेजमेंट, लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इकोनॉमिक्स को ही देखते हुए बताते हो कि क्या कहते हैं किसी भी फाइनेंशियल कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो हमने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमने चीज़ों को एज ए नॉन प्रॉफिट और एज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे लेके चलना है, ठीक है। आगे आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। ऑल्दो फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर सिग्निफिकेंट to the understand arrangement in organization. It studies individuals and groups within the specific condition concerning the power of the dynamic, ठीक है। पॉल साइंसेस के अंदर क्या होता है कि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इस पॉल साइंस के अंदर ही हम उन इंडिविजुअल और ग्रुप की स्टडी करते हैं जो स्पेसिफिकली जो है वो कंसर्न होते हैं आपकी पावर डायनामिक के बारे में। पावर डायनामिक के बारे में क्या है कि कैसे पावर जो है वो एक से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट होती है, फिर दूसरी से फर्स्ट फॉर्म के अंदर शिफ्ट होती है। डायनामिक से मतलब कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि उसके अंदर शामिल होते हैं पावर को एक्सचेंज करने के लिए। आगे आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इंटरडिसिप्लिन interdisciplinary nature of the organizational behavior
ओके, उसके बाद हम बात कर रहे थे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसमें साइकोलॉजी मतलब ये डिफरेंट डिसिप्लिन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसने एक फ्लो चार्ट की सूरत में बता दिया। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरिस्ट, पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिस्ट एंड इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और अगर पोल साइंसेस की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एलोकेशन ऑफ पावर एंड हाउ पीपल मैनिपुलेट पावर फॉर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे कि पीछे हम ये पहले सारा डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। इधर से साइकोलॉजी, इधर से पोल साइंसेस, इधर से एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, डिफरेंस अमंग नेशनल कल्चर्स, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में क्या है? ग्रुप डायनामिक्स, डिजाइन ऑफ वर्क टीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। और सोशल साइकोलॉजी में मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग एटीट्यूड, कम्युनिकेशन पैटर्न, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या है? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग होता है ब्रेक डाउन अंडर द वेट ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रेगुलेशन दैट ड्राइव ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि द ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटेग्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, साइज, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यानी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है वो जब इंटीग्रेट करता है आपके गोल्स की, आपके आउटकम से, आपके उसके अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी के साथ, आपके उसके अंदर मौजूद माहौल के साथ और आपके उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं इन डिपार्टमेंट बाय स्पेशलिटी, डिपार्टमेंट बाय स्पेशलिटी विद सिमिलर टास्क बीइंग परफॉर्म बाय द सेम ग्रुप। मिसाल के तौर पे कोई सा एक काम जो होता है वो एक ग्रुप को दे दिया जाता है कि जी आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप को परफॉर्म करने। मिसाल के तौर पे जब आप लोगों का मतलब एक छोटी सी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ आपके अपने इवेंट की, कि जब कल्चर डे आता है तो आपको जो है वो कहा जाता है कि जी आप पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सिमिलर डिपार्टमेंट रिपोर्ट करते हैं टू द सेम मैनेजर को। सिमिलर ग्रुप ऑपरेटिंग आउट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको समझा रही थी कि जब आप लोगों को कल्चर डे आता है आपका, तो कल्चर डे पे आपको क्या किया जाता है कि आपको एक जो है वो खास टास्क दे दिया जाता है कि आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है। वाइल अच्छा हाँ बताओ। सदा उन लोगों ने पहले कहा है मुझे, और मसूदा कह रही थी और मैडम भी दादा, तो 3 लोग तो होंगे बस। जगह नहीं है मेरे पास। अगर तुम
फिर मुश्किल हो जाएगा, छोटी है ना वो गाड़ी। सुनो माहा, नहीं तो बस पहले से देखने इतनी इतनी ना देखा ना छोटी बना जरा मैंने खुद नहीं देना करना, मैंने खुद देना छोड़ दिया, मुझे नहीं पता मैं चालू यकीन कर मैंने फाइल मैंने नहीं जाना कैसे जो आया हुई है अभी पता है ना थोड़ी सी हॉकी टेंशन है लेकिन वो देखो ना नेक्स्ट टाइम जाना छुट्टी आ रही है ये तो इस तरह का इश्यू है तो मुझे बता दो कि कॉम्पनसेट कर लेंगे कोई इश्यू नहीं है आपको निकालना किसका चल ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में आपके पास आ जाता है इन डिपार्टमेंट्स बाय स्पेशलिटी। हाँ जी, अब ऑडियो क्लियर है जी? नेहा, एमन, अच्छा। तो मैं कह रही थी कि आपको जब टास्क दिया जाता है तो डिफरेंट ग्रुप, जैसे चार आप लोगों के 4 प्रॉफ है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। तो सबको लैदा जो है वो आप लोग एडजस्टमेंट कर देते हो, सबको लैदा से हम आपको काम दे देते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। सो सिमिलर ग्रुप ऑपरेटिंग आउट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, सिमिलर ग्रुप जो होता है वो ऑपरेट करता है सेम डिपार्टमेंट में, सिमिलर डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग टू द सेम मैनेजर। अब जो काम मिसाल के तौर पे अगर मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि मैंने स्टेज की सारी सेटिंग करवानी है और स्टेज ड्यूटी करनी है, ठीक है, और मेरे नीचे जो जितने बच्चे हैं
हाँ जी, अब ओके, अब मेरे ख्याल से ऑडियो आपकी क्लियर होगी। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं और सिमिलर डिपार्टमेंट होते हैं, जब वो आपस में मिलकर ऑपरेट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने स्टेज ड्यूटी की बात की थी कि स्टेज ड्यूटी जो है वो मिसाल के तौर पे मैंने आरफा को दे दी, सुनैना को दे दी, ठीक है, हुमा को दे दी, रोलिका को दे दी, और ओवरऑल जो है वो मुझे प्रिंसिपल की तरफ से जो है वो ये एलोकेशन मिली है कि आपने ओवरऑल स्टेज को देखना है। तो क्या होगा कि सिमिलर ग्रुप बन गया हम लोगों का स्टेज ग्रुप, ठीक है, और स्टेज ग्रुप जो है वो स्टेज रिप्रेजेंटेटिव को ही रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज ए ऑर्गेनाइज, मतलब एक होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने एक इवेंट कंडक्ट करवाया उससे रिलेटेड जो आपने पूरा का पूरा एक हायरार्की वाइज चीज़ों को, कामों को डिफरेंशिएट किया, दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे आ जाता है फंक्शन स्ट्रक्चर टेंड टू सेंट्रलाइज डिसीजन, ठीक है। इसमें हम चीज़ों को सेंट्रलाइज करते हैं, मेकिंग बिकॉज द फंक्शंस कन्वर्ज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेंट्रलाइज करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। कन्वर्ज करते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे कन्वर्जेंस होती है जब सारी की सारी चीज़ें आके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, धंस जाती हैं। तो अगर हम देखें एज ए जो है वो शालामार नर्सिंग कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सबसे ऊपर इसका चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर बैठा होता है या मेडिकल डायरेक्टर बैठा होता है, ठीक है। मेडिकल डायरेक्टर भी बल्कि आगे फर्दर आ जाता है, बेसिक जो है वो इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो नर्सिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, जो फार्मेसी के भी डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, डायरेक्टरी को भी कर रहा होता है, स्टोर रूम को भी कर रहा होता है, ठीक है। तो वो एक पूरा का पूरा CEO होता है इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि प्रोवाइड्स पीपल विद अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। अब मिसाल के तौर पे सपोज कोरोना के ऊपर हम लोगों ने वर्कशॉप करवाई नर्सिंग वालों ने, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, कितने लोगों को याद है कोरोना पे हम लोगों ने वर्कशॉप करवाई थी, मेजर बड़ी जो वर्कशॉप कराई थी। तो इससे इन्फ्लुएंस मिला FMDC वालों को कि यार नर्सिंग वाले इतना ज़्यादा कोरोना पे काम कर रहे हैं या अलाइड वाले इतना कोरोना पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम लाइक ये कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बेटर चीज़ों कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पीपल हु आर ग्रुप टुगेदर बाय कॉमन स्किल्स, ठीक है, कॉमन स्किल्स के थ्रू जो है वो इकट्ठे होते हैं और उसके बाद सुपरवाइज करते हैं वन अनदर एंड कैन सुपरवाइज वन एंड कंट्रोल ईच अदर बिहेवियर, और फिर एक दूसरे के बिहेवियर को वो क्या कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। People develop norms and values that allows them to become more effective at what they do, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, लोगों के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको उसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं इफेक्टिवली, ठीक है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। डिसएडवांटेजेस का क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाती है क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, तो SMDC से जाना उधर और इधर से एलाइड, तो एक कम्युनिकेशन सा गैप पैदा हो जाता है। ये इन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से हम कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एज मोर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन डेवलप each with their own hierarchy they become increasingly distant from one another, ठीक है। और ये increasingly distant मतलब एक दूसरे दूरी की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं और अपनी हायरार्की के अंदर ही रह के काम करना होता है। नर्सिंग वाला नर्सिंग वाले की हायरार्की को देखता है, अलाइड वाला अलाइड की हायरार्की को देखता है, मेडिकल कॉलेज वाला मेडिकल कॉलेज की हायरार्की को देखता है, फॉर्म वाला डी फॉर्म की हायरार्की को देखता है। तो डिसिप्लिन वाइज ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट टू ऑब्टेन, ठीक है। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स क्या है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के फंक्शनल ग्रुप को, वो डिफिकल्ट हो जाती है। लोकेशन प्रॉब्लम में क्या आ जाती है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड हिंडर्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द स्पेशल नीड्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। अब अगर बात की जाए लोकेशन वाइज, मिसाल के तौर पे मैं पंजाब के किसी हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज को, मैं उसके फंक्शनल स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर करना शुरू कर दूँ KP के साथ या बलूचिस्तान के साथ, तो मसला ये है कि वहाँ पे तो जियोग्राफिकली डिफरेंस आ जाता है ना।
तो वहाँ पे और चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे आपको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड हो रहा है, वहाँ का बिहेवियर हो रहा है। पहले आपको पोल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, ये सब पढ़ाने का मकसद यही था कि लोकेशन प्रॉब्लम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि हम लोगों की को सेटिस्फाइड उनके कल्चर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, उनके जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेटअप बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन पावर को मेंटेन करना है, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आगे आ जाता है कस्टमर प्रॉब्लम। कस्टमर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सर्विसिंग द नीड्स ऑफ द न्यू काइंड्स ऑफ द कस्टमर एंड टेलरिंग प्रोडक्ट्स टू सूट देम इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, टेलरिंग करनी है न्यू चीज़ की, ठीक है। और टेलरिंग कर प्रोडक्ट्स की कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, अपना आप अपना मतलब कोई भी आप नया प्रोसीजर सेल कर रहे हो एज अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो। शालामार के अंदर अगर आप आते हो तो शालामार का जी गायनी ऑप्स बहुत अच्छा है, हमने सिजेरियन सेक्शन करवाना है गायनी से, तो वहाँ का सी सेक्शन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। फातिमा मेमोरियल यहाँ की लेप्रोटमी बहुत अच्छी चीज़ है कंपैरेटिवली। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ की कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत अच्छी है कंपैरेटिव टू एनी अदर नेशनल हॉस्पिटल। सो हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करते हैं कि कस्टमर जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम में टॉप मैनेजर स्पेंड टू मच टाइम फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव कंडीशंस। और ये है कि जो टॉप के मैनेजर्स होते हैं जैसे एचओडी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, उन सारी डिस्क्रिपेंसीज को ख़त्म करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, यहाँ से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी आज के लिए इसको इतना ही रखें और इसको थॉरली पढ़ें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ओके, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। मेरी है लीडरशिप एंड जो कि है 3 से यस।